हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस एजुकेशन। वीएस एजुकेशन के आरंभ बैच में मैं अनामिका सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? मैं सुनाई दे रही हूँ, दिखाई दे रही हूँ? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि हम आज के सेशन को स्टार्ट कर सकें। और आज आपकी है भाई फर्स्ट क्लास। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। तो अगर हम बात करते हैं हमारे पेपर थर्ड की, पार्ट बी और यूनिट हमारा 1 है, इसे पढ़ने की, तो आज इसकी फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। किसको? नहीं नहीं है मेरे पास। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आज हम एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले सिलेबस देखेंगे और मार्किंग के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से सेशन में जुड़ के मुझे बता दीजिए, है ना। बाकी स्टार्ट करती हूँ मैं क्लास आप सभी की। एक बार कमेंट्स चेक कर लेती हूँ मैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। हालांकि प्री में भी काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, है ना, और मेंस में भी हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। बट मेंस में इसमें लेवल में आ जाएगा डिफरेंस, डेफिनेटली डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि प्री और मेंस दोनों के लेवल में डिफरेंस तो होता ही है, और थोड़ा नहीं काफी ज्यादा होता है। हालांकि मैंने प्री के टाइम पे भी काफी ज्यादा कोशिश की थी कि मैं आपको चीजें ज्यादा डिटेल में ही प्रोवाइड कराऊं, और इसी तरह से मैं मेंस में भी पूरी कोशिश करूंगी आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग की चीजें उसी के साथ उसी के अनुसार हो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सारी चीजें परफेक्ट है, क्लियर है? ओके, सो बात कुछ इस प्रकार से है, ध्यान रखिएगा। कुछ दिन तक अब आपकी मेंस में पेपर थर्ड पार्ट बी यूनिट 1 ही चलने वाला है। तो ये रहा आपका सिलेबस जो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। ये पूरा सिलेबस सबसे पहले हम कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस जो आपके सामने दिया गया है वो 10 दिन या 12 दिन में हो जाएगा। इसे थोड़ा तो समय लगेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा। बट पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारे यूनिट 1 में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरल साइंस का ये सेक्शन होगा, और जनरल साइंस में आपके यूनिट 1 के अकॉर्डिंग मल्टीपल टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पर सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस के बारे में बताऊंगी। भैया हम यहाँ पर जानेंगे साइंस के कुछ सिंपल एप्लीकेशंस के बारे में। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन यस, इसमें भी काफी सारी चीजें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर, इनके टाइप्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यस, अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो हमें यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने होंगे। तो एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है, दोनों में ही क्या होता है डिफरेंस। लेकिन आपके सिलेबस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है। ये इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम हमारी अनएडेड आइज से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? तो इन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? तो हमें चाहिए होगा माइक्रोस्कोप, जिसे हम क्या बोलते हैं? सो माइक्रोस्कोप को हिंदी में हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सो बात कुछ इस प्रकार से है, या इस तरह से है कि हम सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके स्ट्रक्चर को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनका टाइप्स होगा, और क्या होगी? ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करूं तो फार्मिंग वाला सेक्शन या एग्रीकल्चर में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ जब हमने यूनिट 7 में इसे पढ़ा था। लेकिन अब थोड़ा सा लेवल यहाँ पर बढ़ेगा, चीजें चेंज तो होंगी, है ना। हाँ, लेकिन काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको यूनिट 7 वाले उस पार्ट से, प्री वाले पार्ट से। नाउ नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल या सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं आप। सो बात कुछ इस प्रकार से है कि भाई सेल का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना होगा। और यहाँ पर जैसे प्री में तो इतना क्लियरली वहां पर चीजों को नहीं लिखा था, बट फिर भी हमने केवल एक सिंपल सा सेंटेंस देखकर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी देखने के बाद पूरा हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था ह्यूमन बॉडी का। लेकिन यहाँ पर आपके मेंस के सिलेबस में स्पेशली मेंशन है सेल स्ट्रक्चर, उसके टाइप, डिवीजन एंड उसके फंक्शन। इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स भी यहाँ पर क्या है? इंक्लूड, यानी कि शामिल है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि भाई सेल्स क्या होती हैं, किसने डिस्कवर किया है,
तरीका थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ मैं अपना। थोड़ा सा चेंज मुझे इसलिए करना होगा, क्यों? क्योंकि इस बार हम पूरी चीजों को लिख कर देखने वाले हैं। जितनी भी मार्किंग हमारी होगी एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग हमें चीजों को लिखते आना चाहिए। दैट्स वाई मुझे आपको ये सारी चीजें थ्योरी में प्रोवाइड करानी होगी। गॉट इट? तो हमने जाना सेल का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर विशेष रूप से स्पेशली मेंशन किया गया है उसके टाइप्स। यस, हमें उसके टाइप्स भी पढ़ने होंगे, हमें यहाँ पर इनके डिवीजन भी बताना होगा, माइटोसिस मियोसिस सब यहाँ पर पढ़ना होगा। साथ ही साथ इनके फंक्शंस देखेंगे। ये टॉपिक, ये पार्ट किसका होगा? सेल का। ठीक है। नाउ यहाँ पर ये पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसके बाद बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये खुद में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो इतना सिंपली यहाँ पर ऐसा लिख दिया गया है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये वाला पार्ट बिल्कुल भी छोटा नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स प्लांट्स दोनों लिखा है, लेकिन अगर मैं बात आती हूँ एनिमल की, तो यहाँ पर हमें सारे किंगडम्स को पढ़ने होंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मैंने एक चीज सोची है कि मैं आपको जो पढ़ाना स्टार्ट करूंगी ना, वो बिल्कुल बेसिक से ही करने वाली हूँ। जैसे हम सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस आज नहीं पढ़ेंगे, आज मैं आपको पूरा ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद, एक इंट्रो देने के बाद आपको स्टार्ट करवाऊंगी इस सेल के स्ट्रक्चर से। तो हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम इसके टाइप्स, डिवीजन, मतलब ये वाला पूरा पार्ट पढ़ने के बाद मैं आपको मेन चीजें पहले पूरी पढ़ा दूंगी। जैसे ये पूरा पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे बॉडी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उनके स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शनिंग। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मैं कैसे कैसे पढ़ाने वाली हूँ, बट पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो यस, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की अगर बात करें, तो प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन अलग होता है। आपने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, इसी को हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्रिप्टोगेमी, फेनेरोगेमी, मल्टीपल चीजें हैं जो इसमें आती हैं, सब हम वन बाय वन करके जानेंगे। एल्गी, बैक्टीरिया, सब इसमें आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। भैया प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ना? देखो, एक तो पहली बात मैं आपको बता दूं, न्यूट्रिशन वर्ड अलग होता है एंड न्यूट्रिएंट्स वर्ड जो है वो अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वर्ड इसमें मेंशन नहीं है, यहाँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लिखा है। तो हम बिल्कुल अच्छे से जानेंगे कि भैया प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ना? प्लांट्स में पोषण कैसे होता है। इसी के साथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब बात ऐसी है कि इन्होंने तो सब कुछ ही फिर देखा जाए तो मेंशन कर दिया। इन्होंने बोल दिया है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो हम प्लांट्स में तो न्यूट्रिशन देखेंगे, लेकिन हम साथ ही साथ एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे मिलता है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बताऊंगी कि इनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। नाम से ही समझ में आ गया होगा, एक ऐसी डाइट जो हमारे बॉडी में क्या होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी डाइट हमारे लिए बैलेंस है, हाँ या ना, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने का तरीका ये है कि हमें पूरा चैप्टर पढ़ना होगा, हमें हर एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना होगा, हमें उनके बारे में ये जानना होगा कि ये हमारे लिए आवश्यक क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सब में ये है कि हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन इसे और डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा, बहुत थ्योरी के फॉर्म में इसे पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसे लिखते भी आना चाहिए। अब हमें यहाँ पर लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, लिखने की भी क्या करनी होगी, शुरुआत करनी होगी। तो ये सारी चीजें, और मैं भी लास्ट में आपको बताऊंगी कि मैं लिखवाऊंगी भी कैसे आपको। ओके, सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, बैलेंस डाइट हो जाएगी। विटामिन, तो विटामिन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी बॉडी में कौन कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे विटामिन हमें वन बाय वन करके पढ़ना होगा। हाँ जी श्रद्धा, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? आज फर्स्ट क्लास है आपकी, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आज ये फर्स्ट क्लास से मेंस की लास्ट क्लास, जहां तक मैं ये पूरा कवर कराऊंगी, तो मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश बिल्कुल करूंगी। और ये मेरी कोशिश ही नहीं होगी, ये 100% हम इसे अचीव करेंगे। और मेरा बस एक ही टारगेट है
कि मैं जो यूनिट आपको ये वाली करवा रही हूँ उसमें हम क्लास में ही सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लें, ताकि जब भी हम कोई क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि यार हमने पढ़ा हुआ है, बस इसे लिखना है हमें जमा कर, यानी अरेंज करके बस हमें इसे क्या करना होगा, लिखना होगा। पर ये पता है तभी पॉसिबल हो पाएगा ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम यहाँ पर सारी एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक है, ओके। तो हमने क्या देखा, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, तीनों में ही हमें ये चीज डिस्कस करनी होगी। इसी के साथ बैलेंस्ड डाइट डिस्कस करेंगे हम, कि वो कौन कौन सी डाइट ऐसी है जो हम अगर हमारे बॉडी में रहते हैं तो वो एक तरीके से बैलेंस्ड होती है, और एक बैलेंस डाइट के लिए हमें क्या क्या चीजें ऑब्टेन करनी चाहिए, हर एक चीज पर हमारा क्या होगा, डिस्कशन होगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डाइट बैलेंस अगर नहीं होती है तो क्या होता है, डिसीजेस होती हैं, हम बीमार होते हैं, और हम कई सारी बीमारियों से जो है ग्रसित भी हो सकते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कई सारी बीमारियां हमारी बॉडी में आ सकती हैं। तो कारण क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, डाइट हमारे बॉडी में बैलेंस्ड नहीं होगी। तो हमें क्या क्या खाना चाहिए कि बॉडी में डाइट बैलेंस्ड हो, तो वो हम यहीं पर जानेंगे। हर तरीके के मैं विटामिन बताऊंगी, जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, डी भी होता है और के भी होता है। और ये जो बी होता है ना, विटामिन बी, ये बहुत सारे क्या होता है, ग्रुप्स में अपने पूरे खानदान के साथ होता है, पूरे रिश्तेदारों को लेकर आता है। तो इसके सारे रिश्तेदारों को हमें यहाँ पर, रिलेटिव्स को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब बात आती है कि मैम ये डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे बॉडी में किसी न किसी चीज की डेफिशिएंसी कर दे। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे बॉडी में कमी ही कर दे, डेफिशिएंसी कर दे, उन डेफिशिएंसी डिसीजेस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे वन बाय वन। ओके, तो डेफिशिएंसी डिसीजेस में हम एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पर विटामिन भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन हमारे बॉडी में चाहिए तो इतने सारे, लेकिन मान लो कि ये नहीं मिले, फॉर एग्जाम्पल हमें विटामिन ए की बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई, तो फिर क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। नाइट ब्लाइंडनेस में मोस्टली स्टूडेंट्स को या लोगों को ऐसा लगता है, व्यक्ति बिल्कुल शाम के बाद से अंधा ही हो जाता है या उसकी आंखें ही चली जाती है। नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस में व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है, और ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है। ब्लाइंड वाली कंडीशन एक अलग कंडीशन होती है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस एक अलग कंडीशन है, जो बेसिकली क्यों हो रहा है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो यस, हम डेफिशिएंसी डिसीजेस में वन बाय वन करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अगले पॉइंट की तरफ, और वो क्या है, हमारे बॉडी के हार्मोन्स। तो यस, हम हार्मोन्स पढ़ेंगे। और हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, प्लांट्स के हार्मोन्स अलग होते हैं और हमारे बॉडी के हार्मोन्स कैसे होते हैं अलग, क्योंकि हमारे में और प्लांट्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। हम चल सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, हम वॉक कर रहे हैं, बोल भी सकते हैं, हम सारी चीजें कर सकते हैं, इवन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी प्लांट्स के साथ नहीं होता है। प्लांट्स को कभी आपने वॉक करके देखा, प्लांट्स को आपने कभी डांस करते हुए देखा? क्यों? ये सीरियसली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्लांट्स का काम होता ही नहीं है। तो प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, हमारे में भी हार्मोन्स होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे इंटरनल फंक्शंस को सही से चलाने के लिए। तो हार्मोन्स वाले स्ट्रक्चर में हम हार्मोन्स जानेंगे, बॉडी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, उनके स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग को हम जानेंगे। हमारे बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये आपको पता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी के अंदर लीवर होता है, किडनी होती है, लंग्स होते हैं, हार्ट होते हैं, मल्टीपल चीजें जैसे बोन्स भी होती है। हमारे बॉडी के पार्ट्स में अगर हम बात करें तो भाई बोन्स भी होती है। तो मल्टीपल चीजें हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी होंगी। तो यस, बॉडी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग हमारा अगला डिस्कशन का टॉपिक होगा, और ये वाला सेक्शन होगा काफी ज्यादा बड़ा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में चलना चाहती हूँ, आपको बताऊंगी मैं पूरा,
कि वो सीक्वेंस मेरा क्या होगा, आपको ही उससे फायदा मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, बिल्कुल सही बोला है। अगला फिर हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा डिस्कशन का, बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन एंड इट्स यूजेस इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ, लाइक मेडिसिन, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंट, ये सब हमें पढ़ना होगा। तो हमने क्या देखा भाई, बायोटेक्नोलॉजी हमारा क्या क्या कवर करने वाला है। तो इसमें आ जाएंगे डेफिनेशन और उसके यूजेस, और किन किन सेक्टर्स में, तो मल्टीपल सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड मेडिसिन में हम इसे पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में हम इसे पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंट, हर एक सेक्टर में हमें इसे कवर करना होगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एथनोबायोलॉजी। तो एथनोबायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इनके एप्लीकेशंस भी हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। अगला है कंट्रीब्यूशन इन एस्ट्रोनॉमी बाय आर्यभट्टा। आर्यभट्टा, वराहमिहिर, इन्हीं के साथ साथ ब्रह्मगुप्त एंड भास्कर, फर्स्ट एंड सेकंड, इन सब के बारे में, इनकी एस्ट्रोनॉमी का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन इन एस्ट्रोनॉमी बाय आर्यभट्टा, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कर, फर्स्ट एंड सेकंड। एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने अपने लाइफ का क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, कौन कौन सी चीजें इनके थ्रू हमें पता चली है, वो सब इसमें आएगा। इनिशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एशियन एंड मॉडर्न ऑब्जर्वेशन, तो इसके थ्रू हमें क्या पढ़ने को मिलेगी, कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी। एंड उस इनिशियल इंफॉर्मेशन में क्या होगा, तो इनिशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एशियन एंड मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज, ये इसमें आएंगी। पेटेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इसका लास्ट टॉपिक होगा। एंड जनरल साइंस हमारा ये सारी चीजों को क्या करता है, कवर करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ये उठता है कि मैम इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो हम एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मैं इसमें ये बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ कि भाई आप एक काम करना, ऊपर की 2 लाइन दी गई है इसे पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आएंगे, नहीं, मैं कभी जीवन में ये नहीं बोलूंगी। इवन कोई भी टीचर आपको ये चीज नहीं बोलने वाले हैं। आपको भी पता है सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, आपको भी पता है कि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती थी, अब तो वो हमें नहीं पढ़नी है। आपको भी पता है कि भाई लेवल में भी डिफरेंस आ चुका है अब, क्योंकि भले ही आप देखो सिलेबस चेंज हो रहा हो या कुछ भी हो रहा है, बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, स्टूडेंट सिलेक्ट तो हो रहे हैं। अब वो हमारे माइंड में चलता है कि मैम क्या खाते हैं ये लोग, ऐसा होता है ना कि भाई सिलेबस चेंज हुआ, बच्चा डीमोटिवेट हुआ, XYZ कोई भी चीजें सुनने में आ गई, चाहे वो पेपर लीक सुनने में आ गया, चाहे कुछ भी सुनने में आ गया, व्यक्ति बीमार था, जो भी था, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है तो ये चीज तो सुनने में आती है। फिर उसके अलावा कि भाई इसने टॉप कर लिया, एक ही घर से 3 बच्चे सिलेक्ट हुए, एक ही घर से 2 बच्चा सिलेक्ट हुआ, पिता ये थे, माता ये थी, बच्चा सिलेक्ट हुआ, होता है कि नहीं होता है। एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी जॉब में था, जॉब करते करते उसने सिलेक्शन ले लिया, उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई लाइफ में कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, भले कितना कुछ सुनाई दे रहा हो, हमको सुनने में आ रहा हो, मुझे एक बात बताओ, सिलेबस चेंज हो गया, अब उसका कुछ हो तो सकता नहीं है, लेकिन उस चीज को हम सोच सोच के अपने दिमाग पर बैठा ले और उसमें भी ये सोचे कि यार अब सिलेबस चेंज हुआ तो मैं तो नहीं निकाल सकता, मुझसे होगा ही नहीं, या मैं नहीं कर सकती। सब कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, चाहे वो यूपीएससी का एस्पिरेंट हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, पीसीएस का हो, या किसी भी एग्जाम का कोई एस्पिरेंट हो, उसको सब कुछ पता होने के बाद भी वो सारी चीजें करता है। आप सभी ने एक बहुत बड़े स्कैम का भी पता ही होगा आपको कि नीट एक इतने बड़े लेवल का स्कैम हुआ है जहां पर 67 स्टूडेंट्स बिल्कुल टॉप कर गए हैं, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है उनकी, विच इज इम्पॉसिबल। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनटीए ने तो अपना डिक्लेयर कर दिया है कि भाई कोई चेंज नहीं हो सकता, रीनीट को लेकर अभी भी कोई भी बात ऐसी नहीं की गई है। आप ये सोचो कि बच्चा कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा होगा इस चीज से, और लिटरली बहुत बड़ी बात है कि अगर आप आज के डेट में कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन करने जाएगा तो वो किस माइंडसेट से जाएगा, क्या उसे फुल में से फुल मार्क्स लेकर आने हैं, लेकिन बच्चा प्रिपरेशन तो करेगा ना। इस साल जो हुआ वो हुआ, गलती हुई, स्कैम हुआ, बहुत बड़ा हुआ, लेकिन फिर भी बच्चा प्रिपरेशन तो करेगा और नेक्स्ट ईयर बच्चा सिलेक्ट भी होगा। मुझे नहीं पता इसका नतीजा भी क्या निकल कर आएगा, बिकॉज एनटीए ने तो क्लियर बोल दिया है कि हमारी तरफ से तो भाई सब कुछ बिल्कुल सही है, सारी चीजें करेक्ट है। तो इस बेस पे अगर हम देखा जाए
आपको डिमोटिवेशन होगा, बच्चे को डिमोटिवेशन होगा, लेकिन पढ़ना तो एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना ही पड़ेगा। तो बस ये यही आपको समझाना चाह रही थी कि प्लीज कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सब साइड में रखो, सब कुछ। आप कोई भी काम करो, किसी चीज पे फोकस रहो, चाहे कॉल पे बात करनी है, चाहे घर पे बात करनी है, XYZ किसी से भी बात करनी है, आना जाना सब कुछ करो, लेकिन अपनी स्टडीज 6 से 7 घंटे 8 घंटे देनी ही है आपको। 24 घंटे में से इतना समय आपको देना पड़ेगा। और ये सिलेबस हम इतने अच्छे से कवर करेंगे, इतने अच्छे से कवर करेंगे कि हम केवल जब क्वेश्चंस करने जाएं तो चीजें हमें समझ में आए कि कैसे इसे लिखना है। सब कुछ हमारे दिमाग में फिक्स्ड होगा पहले से, बस हम उसे लिख अरेंज कर करके लिखेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया? प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक बार मुझे प्लीज कमेंट करके बता दें कि जो जो मैंने आपको अभी बताया वो सब समझ में आ गया। एक मोटिवेशन के तौर पर मैंने आपको नीट के इतने बड़े स्कैम के बारे में बताया है, हालांकि आपका नीट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एग्जाम तो वो भी है ना। तो मैंने आपको एक मोटिवेशन के तौर पर बताया है कि वे बच्चा जो 650 या 666 मार्क्स लाकर भी उसे एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, और जहां पर एक टाइम ऐसा था कि वो एक बहुत मतलब एक टॉपर के मार्क्स हुआ करते थे, सोचो उसको कितना डीमोटिवेशन होगा। पर वो क्या करेगा, छोड़ देगा क्या? नहीं, उसका ड्रीम है, और मैं गारंटी दे रही हूँ कि वो उस चीज को करेगा, नेक्स्ट ईयर फिर से करेगा, क्योंकि अभी कोई नतीजा नहीं आया। मान लो एनटीए ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, फिर क्या करने वाले हैं? फिर कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट ईयर वापस से प्रिपरेशन होगी। तो अगर हम सारी चीजों को देखें ना, अंत में तो पढ़ना ही पड़ रहा है ना, तो फिर उसको पहले ही कर लो, पहले ही करना पड़ेगा फिर। ओके, तो स्टार्ट करें, आगे बढ़े। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर यहाँ हमने ये चीज जान ली कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, इसे हम कैसे कवर करने वाले हैं। अच्छा, कैसे कवर करने वाले हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से कनेक्शन नहीं बैठा पा रही हैं, ठीक है? तो हम एक काम करते, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना। और वो कैसे चलेंगे, तो हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, विच इज सेल। सेल से हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, इसके टाइप, इसके डिवीजन, फंक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, देन मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, बॉडी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इनके स्ट्रक्चर और इनकी फंक्शनिंग हम यहाँ पर जानेंगे। यही 2 सेक्शन करने में समय लगेगा हमको, बट हम करेंगे अच्छे से, सो डोंट वरी। एक एक चीजें यहाँ पर आपके कवर तो हो जाएगी, लेकिन मैं शुरुआत आपकी कहाँ से करवा रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ सेल से, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, बता दीजिए मुझे, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज का सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेल। तो इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, यहाँ पर वापस से इंट्रोडक्शन की हमें रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सेल को, ठीक है? आज मैं आपको अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में, अभी हमारे पास पूरा 1 आवर का टाइम है, तो आज मैं आपको अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में सेल की स्टोरी सुनाती हूँ, जो मैंने आपको प्री के टाइम पे सुनाई थी, लेकिन लेवल थोड़ा सा अब एडवांस होगा, ठीक है? तो हम सेल की एक स्टोरी सुनते हैं, जानते हैं कि भाई कौन थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, मतलब कैसा दिखता है ये, क्या क्या चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं, ये सब। तो बोलो, बता दूं क्या? पहले तो इसका भी एक ओवरव्यू दूंगी मैं आपको। पहले तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या होती हैं चीजें। आपको पता है, स्टूडेंट्स को लगता है सेल मतलब सेल ऑर्गेनेल्स, दैट्स इट। नहीं, सेल मतलब सेल ऑर्गेनेल्स ही नहीं होता है। सेल का मतलब होता है उसकी सारी चीजें जो हमें एक एक करके क्या करनी होती है, कवर। तो पहली बात तो सेल के अंदर क्या क्या आएगा उसे हम देखते हैं, ठीक है? चलिए भाई, कहीं पे कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछ लेना। आप लोग टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, सबके सामने नहीं पूछ पा रहे हो तो फिर टेलीग्राम पे अलग से मैसेज करके भी पूछ सकते हो, बट प्लीज अपना सिलेबस हमें खुद कवर करना है, तो आप आराम से पूछ लेना, ठीक है? चलिए, सो आते हैं अब हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ, और वो क्या है तो सुनो भाई। होता यह है कि हमें सेल में क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो बोल रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स। तो सुनो,
सेल का हम यहाँ पर क्या जानेंगे, तो हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर। ओके, सेल का हो जाएगा स्ट्रक्चर। और क्या बोला है भैया, तो बोल रहे हैं कि सेल के टाइप्स भी बता दो। और क्या बोल रहे हैं, तो हमने क्या बोला, सेल का स्ट्रक्चर होगा, उसके टाइप्स होंगे एंड डिवीजन एंड फंक्शन होगा। ठीक है, मैं लिखते चल रही हूँ, है ना। डिवीजन, डिवीजन होगा एंड क्या होंगे उसके फंक्शंस होंगे। ठीक है भैया, और उसके क्या होंगे फंक्शंस। ये सिलेबस तो आपकी बुक का सिलेबस है जो आपकी बुक में दिया है, लेकिन भाई मुझे तो मेरी भाषा में पढ़ाना है और सिंपल वे में पढ़ाना है, तो मैं आपको मेरा सिलेबस बताती हूँ कि इस पूरे सेक्शन को, पार्ट को मैं अपनी भाषा में आपको कैसे कवर कराना। तो अपनी भाषा में मैं कुछ इस प्रकार से कवर कराऊंगी, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले, क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी डिस्कवरी, डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल, डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल। देखो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे ही पढ़ना कि सेल को किसने डिस्कवर किया, वो तो मैटर करता ही है, वो डिस्कवरीज हम पढ़ेंगे एंड हम उससे क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। आपको क्या लगता है, देखो हो मैं आपको इसकी भी कहानी भी बता सकती हूँ कि कई 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 साल पहले हमारे साइंटिस्ट भाई, जब तब तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, है ना। आज के डेट में तो हम कितना सिंपली बोल सकते हैं, सेल हमारी बॉडी, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, हम कितना सिंपली बोल देते। लेकिन तब साइंटिस्ट के लिए कितनी बड़ी बात थी, वो सोचते थे कि यार हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है। मतलब सब बड़े परेशान थे इस चीज को जानने में कि मतलब क्या है ऐसा जो हमारी पूरी बॉडी उसी से मिलकर बनी, कुछ तो होता होगा, कोई तो चीज ऐसी होगी। तो हमारे साइंटिस्ट ने बड़ा दिमाग लगाया और बहुत सारे साइंटिस्ट ने थे जिन्होंने इस चीज पर सोचा और विचार किया, है ना। तो वही पूरे डिस्कवरीज की, कौन आए पहले किन्होंने डिस्कवर किया कि भाई सेल जैसा कुछ होता है, कौन थे वो पहले जिन्होंने ये बताया कि भाई इतिहास कुछ इस, सेल का जो हिस्ट्री है वो कुछ इस प्रकार है कि डेड सेल आई, लिविंग सेल आई, अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग थ्योरी, तो वो सब हमारी इस वाले सेक्शन में कवर हो जाएगी, जहां पर हम वन बाय वन करके सीक्वेंस में सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इसे ऐसे ही पढ़ना होगा, प्री नहीं पढ़ रहे हैं कि हमने केवल सेल हिस्ट्री, सेल पढ़ना था तो हमने रॉबर्ट हुक से इसकी शुरुआत कर दी, नहीं, इसे प्रॉपर लिखकर ही पहले तो पढ़ना होगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, तो जब हमारी डिस्कवरी हो जाएगी और हमारी हिस्ट्री हो जाएगी सेल की, तो हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, तो हम जानेंगे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्लियर, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ पर जानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कितना सिंपल है, हाँ है सिंपल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कितना लिखना है लेकिन, और ये होता क्या है, तो भाई हमने पढ़ा है कि वे सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अच्छा जैसे मैं आपसे बोलूं एक डॉगी है मेरे सामने, है ना, एक इंसान है और एक छोटा सा कीड़ा ले लेते हैं, क्या ले लें हम, एक छोटा सा चींटी ले लें, चींटी ले लिया हमने, और एक बड़ा सा हाथी ले लिया। अब मैं अगर आपसे बोलती हूँ कि चलिए बताइए कि ये जो हमारे सामने एक डॉगी है किससे मिलकर बना है, तो आप क्या कहेंगे मैम, सेल से। तो मैं कहूंगी ठीक है, हमारे साइंटिस्ट ने बड़ा विचार किया था कि ये किससे मिलकर बना है ना। फिर उसके बाद मैं खड़ी हूँ तो फिर पता चला कि मतलब मैं क्या, कोई इंसान खड़ा है, तो हमें पता चला कि यार ये भी सेल से मिलकर बनता है। एक छोटू सा, इतना छोटू सा चींटी के भी हिस्से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, बड़ा सा हाथी सेल से मिलकर बना है। अरे भाई सब तो सेल से मिलकर बने हैं, तो मेरे सामने ये जो पोडियम है ये भी सेल से मिलकर बना है, ये जो वॉल है सेल से मिलकर बनी है, ये स्मार्ट बोर्ड सेल से मिलकर बना है, नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना केवल, क्या बोला मैंने, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना केवल, वही सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। अब एक कंफ्यूजन है, क्या सब में मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं, क्या, नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं।
तो इन्हीं को हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या किया है, डिवाइड किया। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टीपल सेल से मिलकर बनते हैं। ये थी इसकी कहानी। अच्छा, अब आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ कि ठीक है भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज डन एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज आल्सो डन। अब क्या बचा फिर, तो अब बचा है इसी के साथ साथ यूनिसेलुलर हो गया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गया। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें और भी चीजें, जैसे सीधे सेल ऑर्गेनल्स नहीं पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल। इसी के साथ मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ सेल, है ना। अब टाइप्स ऑफ सेल्स में पता है क्या आ जाएगा, तो टाइप्स ऑफ सेल में ऑब्वियसली कि टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन सी होती है भाई, प्रोकैरियोटिक होती हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, वही मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी। तो टाइप्स ऑफ सेल में हमारा क्या कवर होगा, तो इसमें होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड वहीं अगर मैं बात करती हूँ एक और, तो वो होगी यूकैरियोटिक सेल्स। तो यस, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कवर। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट होगा, तो सुनो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दोनों में डिफरेंस तो है एंड काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक एक प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, प्रिमिटिव सेल्स मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं यार, जो पहले से बनी हुई पूर्व या प्रारंभिक कोशिका, शुद्ध हिंदी में ये कहलाती है। लेकिन प्रिमिटिव सेल्स में कई सारी चीजों की मैं आपको बताना चाहती हूँ डेफिशिएंसी, कमी होती है, या मैं कहूँ कई सारी चीजें एब्सेंट होती हैं कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक, क्योंकि यूकैरियोटिक एक गुड सेल होती है, ये फुल्ली डेवलप्ड होती है ना। और वहीं अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, तो ये सेमी डेवलप्ड होती है, और जो यूकैरियोटिक है वो फुल्ली डेवलप्ड होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों हम वन बाय वन करके यहाँ पर जानेंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक अच्छी कोशिका और एक ऐसी कोशिका जिनमें कई सारी चीजों की क्या होती है, कम, दोनों चीजें पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम, और क्या होगा हमारा डिस्कशन का टॉपिक। अच्छा, एक चीज और, टाइप्स में तो हम ये दो चीजें जानेंगे ही, लेकिन गलती से भी ये मत कर देना कि इनमें इसको लेके आ जाना, ये अलग है ये अलग होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने के लिए। ओके, तो अगला हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, तो इसके अलावा मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल वॉल भी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो दोनों ही पहली बात अलग अलग होती हैं, एक तो बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है, एंड हम जानेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। आपको पता है ये मैं आपको क्यों लिखवा रही हूँ, ताकि आप एक चीज समझ सको कि अगर सेल ऑर्गेनेल्स की बात आती है तो उनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। सेल ऑर्गेनेल्स डायरेक्टली नहीं है, ये हम सेल में पढ़ेंगे, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो हमने जान लिया डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल, फिर हमने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वैसे तो हमें इसे ऐसे लिखना चाहिए था, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसे आप वैसे ही लिख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो अब एक क्वेश्चन उठता है, मैम ये हम जो पढ़ रहे हैं सबके लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ेंगे हमारे शरीर की कोशिका, हमारे बॉडी के सेल और एक प्लांट सेल के बारे में। पहली बात तो देखो, अंतर तो होगा, डिफरेंस तो होगा, क्योंकि हम चल फिर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अलग होते हैं जो अलग तरीके से वर्क करते हैं, है ना। प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है, प्लांट्स की आपने देखी कभी किडनी हो, लीवर हो, लंग्स हो, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। सो प्लांट्स का स्ट्रक्चर अलग है, हमारा अलग है। तो हाँ, कई सारी चीजें सिमिलर भी हैं हमारी, लेकिन कई सारी चीजें डिफरेंट भी हैं। कुछ ऐसी हैं कि जो हमारे में ही है, कुछ ऐसी हैं जो उनके में ही है, हमारे में नहीं है। ठीक है, चले पहले तो इतना बताएं, क्या यहाँ तक समझ में आ गया, बोले जी बोले।
ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं फिर हम, ये हो गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सेल ऑर्गेनल्स वन बाय वन करके मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना। तो मुझे एक बार कमेंट कर दें जो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स देख तो रहे हैं। तो बात कुछ इस प्रकार से है, और आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, डेली के डेली नोट्स बनाते चलने हैं आपको, क्योंकि चीजें अभी क्या 1.5 घंटे की अगर क्लास है, 1.5 आवर की भी अगर क्लासेस है, तो काम तो भाई आप सबका बढ़ेगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज पीडीएफ के भरोसे मत रहना कि मैं पीडीएफ से देख के पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी। आपको पता है हमारे भी प्रॉपर नोट्स होते हैं, मतलब ऐसे इतने अच्छे से सजा के तो नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास भी इतनी सारी जगह से हम लोग का पढ़ा हुआ रहता है कि नोट्स तो हमारे पास भी होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हम कभी पढ़ना हो, रिवीजन करना हो, तो ये चीज कैसे पॉसिबल होगी। तो हमारे पास भी जैसे बहुत सारे नोट्स होते हैं, बुक्स, हम भी सारी चीजें करके रखते हैं, आप भी रखा करो ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम, हेडिंग डालते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स मैंने हेडिंग डाल दी है यहाँ पर। वन बाय वन करके मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कौन कौन से होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो एक मैंने लिखा है राइबोसोम, क्या लिखा है भैया, राइबोसोम। और क्या लिखा है, लाइसोसोम, है ना। और क्या लिखा है भैया, सो राइबोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी हो जाएगा, गोल्जी बॉडी भी हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, गोल्जी बॉडी, या जिसे हम गोल्जी कॉय भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ प्लास्टिड्स हो जाएंगे, है ना, वैक्यूल्स हो जाएंगे, प्लास्टिड्स हो गए, प्लास्टिड्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए। और क्या लिख सकते हैं, जैसे 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 तो राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर भी तो लिखेंगे ना, ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। और क्या क्या हो जाएगा, सो हमने देखा राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ईआर, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ये भी हमारा हो जाएगा, है ना। बाकी साइड तो अब जो रह गया होगा कुछ सेल ऑर्गेनल्स, तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें से हम नोट डाउन कर लेंगे। बट हाँ, ये कुछ मैंने मेन तो आपको बता दिए हैं कि भाई ये कुछ कोशिका अंगक होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो हमें पढ़ना होगा। ओके, तो दैट्स इट, यही थी कहानी। और यहाँ पर होता है आपका सबसे बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट। तो जब आप आपके इस चैप्टर की हेडिंग डालेंगे तो आप वहां पर स्पेशली क्लियरली मेंशन करेंगे इस वाले सेक्शन को, कि इस वाले सेक्शन को जब भी हम स्टार्ट करेंगे सो वन बाय वन हम ये सारी चीजें क्या करेंगे, कवर। ठीक है, नाउ आते हैं अब हमारे मेन पॉइंट की तरफ। सो डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल, मैं यहाँ पर क्या डाल रही हूँ, हेडिंग। ओके, सो हेडिंग है मेरी डिस्कवरी, डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल, एंड हिस्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, देखो भाई मैं आपको सिंपली बताना चाहती हूँ, कुछ साइंटिस्ट के नेम आपको याद होने चाहिए। तो एक स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी के थ्रू समझते हैं, जानते हैं, है ना। हालांकि हमने प्री में भी वो स्टोरी सुनी थी, पर वो स्टोरी अब थोड़ी सी ज्यादा ऐसे गहराई में चली जाएगी और भी काफी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। कुछ साइंटिस्ट आपको स्टार्टिंग में तो जानने ही पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले सेल का नाम आता है तो किसका नाम आता है, रॉबर्ट हुक का। एक बार ओरली सुनना, फिर रिटर्न सुनेंगे, छप जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट कैसे साइंटिस्ट है, जहां सेल का नाम आए और रॉबर्ट हुक का नाम आए तो वो तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। ये कौन है, तो ये फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका अध्ययन के ये क्या होते हैं, जनक। आप तो खैर इंग्लिश मीडियम हो, सो फादर ऑफ साइटोलॉजी ही ध्यान रखिएगा। वो कौन है, रॉबर्ट हुक।
तो सेल का नाम आया, रॉबर्ट हुक का नाम सबसे पहले आता है बिकॉज रॉबर्ट हुक ही एक ऐसे व्यक्ति थे, जैसे बाकी सारे साइंटिस्ट तो डिस्कवरी करते ही रह गए थे या कर रहे थे, लेकिन रॉबर्ट हुक आए और उन्होंने आकर बोला, पहले तो उन्होंने सोचा कि यार कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, बड़े परेशान से रहते थे वो, बट उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ मैं खुद के ही द्वारा खुद का ही एक माइक्रोस्कोप बनाता हूँ। तो उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से, खुद के माइक्रोस्कोप से ही सेल को डिस्कवर कर डाला। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से ही सेल को डिस्कवर किया और इन्होंने डिस्कवर किया फर्स्ट डेड सेल को। सो फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर करने वाले या सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने सेल का जो स्ट्रक्चर देखा था, तो मधुमक्खी का छत्ता समझते हैं, तो इन्होंने सेल के स्ट्रक्चर को मधुमक्खी के छत्ते जैसा देखा था और इन्होंने देखा कि भाई ये तो एक जो है खाली कमरा है, छोटा कमरा है, और इन्होंने देखा इसमें तो कुछ है ही नहीं। इन्होंने बोला कि अरे ये तो डेड है, तो सेल को क्या नाम दे दिया? डेड सेल। मतलब वो सेल जो इन्होंने डिस्कवर की उसमें बताया कि हाँ सेल तो होती है ना, लेकिन सेल कैसी होती है? डेड होती है। सो रॉबर्ट हुक एक ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया, फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर किया, अपने द्वारा बने हुए माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया। एंड रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। ये कैसे व्यक्ति रहे थे जिन्होंने इस पूरी इंफॉर्मेशन को किसमें रखा? अपनी खुद की एक बुक जिसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो इस पूरी इंफॉर्मेशन की जानकारी इन्होंने कहाँ पर दी? अपनी उस बुक में, जो कि क्या थी? माइक्रोग्राफिया थी। ठीक है, चल, तो ये कहानी होती है यहाँ पर। और भी कहानी है इसी में, जैसे पहले इसका नाम सेला था, सेला से ही वर्ड जो है वो सेल निकल कर आया। सेल वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा कमरा, मतलब ये सारी चीजें ये होती है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर। चलो भाई, पता चल गया हमको कि सेल जैसा कुछ होता है, तब कुछ नहीं पता था, अभी हम शुरुआत ही वहां से कर रहे हैं कि कुछ नहीं जानते, हमें सेल जैसा कुछ नहीं पता। तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने हमें एक कहानी बता दी। ठीक है, पहले लिखते हैं इसको इतना। आज मैं इसे अपनी भाषा में लिखवा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसकी थ्योरी भी देख लेंगे। तो हमने देखा क्या भैया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट के पहले ऐसे साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। सेल को क्या किया? डिस्कवर किया। और सुनो, कब किया था? 1665 में किया था, 1665 में किया था। कब किया था? 1665 में, 1665 में किया। ठीक है, इन्होंने जब, अच्छा एक चीज और, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया किसमें? तो इन्होंने सेल को डिस्कवर किया कॉर्क में, और इन्होंने इसी में ही क्या देखा? फर्स्ट डेड सेल को देखा। किसे देखा? फर्स्ट डेड सेल को देखा, यानी पहली मृत कोशिका को इन्होंने देखा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इनको इस तरह का, इस प्रकार का जो है भैया वो दिखाई दिया, इस तरह का, इस प्रकार का दिखाई दिया। और यहीं से ही जो है इन्होंने जब इस स्ट्रक्चर को देखा, है ना, इस स्ट्रक्चर को देखा, तो यहीं से ही इन्होंने इसे क्या नाम दिया? सेला। एंड सेला से ही वर्ड जो है क्या निकल कर आया? सेल। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये जो सेल है ना, ये एक लैटिन वर्ड है ना, ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है? तो जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। क्या होता है इसका मीनिंग? तो वो होता है स्मॉल रूम। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इनकी बुक मेंशन कर लीजिएगा प्लीज। इनकी एक बुक भी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। और इस बुक से ही हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक और चीज ध्यान रखिएगा प्लीज कि ये जो रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति थे ना, ये फादर ऑफ साइंटोलॉजी थे, है ना। ये कौन थे? फादर ऑफ
साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, और वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, दैट्स इट। चल जल्दी से नोट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। हाँ थोड़ा छितरा पितरा के लिखा है, पर भाई मैं तो इस सीक्वेंस में चल रही थी, बोर्ड है मेरे पास बड़ा। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही अरेंज करके लिख सकते हैं, सबको सब समझ में तो आ ही रहा होगा, तो चित्रा के फैला के तो नहीं लिखा है। फिर जल्दी से बोले, नोट डाउन कर लिया? ऑल क्लियर? चल नाउ नेक्स्ट आते हैं हम डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल में। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम, ये वाला सेक्शन हो गया। ओहो, बार बार ये थैंक यू वाली स्लाइड क्यों आ रही है? एक साइंटिस्ट थे इसके बाद जो आए, जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेन। क्या नाम था? तो एक और साइंटिस्ट आए भाई, जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या बताया इन्होंने? तो इन्होंने तो एक और कहानी बताई कि अरे भाई सुनो सुनो, ये जो तुम सोच कर बैठे हो ना कि सेल डेड होती है, सेल लिविंग होती है, यानी कि कोशिका कैसी होती है? सजीव होती है। ऐसा बताने वाले व्यक्ति कौन रहे थे? तो वो रहे थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है ना? चल तो आते हैं, है ना, डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में जानने, है ना। और जो रॉबर्ट हुक थे ना, तो वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा भैया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक। तो क्या नाम था इनका? एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक। तो इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट फ्री सेल को डिस्कवर किया। तो इन्होंने क्या किया? तो डिस्कवर्ड, किस चीज की डिस्कवरी करी इन्होंने? तो इन्होंने डिस्कवरी करी फर्स्ट फ्री लिविंग सेल। ठीक है ना? और एक और चीज ध्यान रखिएगा, किसमें की भैया, तो इन्होंने इसे डिस्कवर किया है पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में। पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में। उसमें भी ध्यान रखना, किसको देखा था भैया? बैक्टीरिया भाई साहब को देखा था। अभी तो इसकी खोज का जो श्रेय है वो किसे जाता है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को ही जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने देखा कि एक साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ईयर क्या था? तो सुनो, ईयर था भैया 1674। 1674 में ही इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में। और उसमें भी किसमें देखा था इन्होंने? बैक्टीरिया में। और बताया था कि सुनो, सेल डेड नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है भैया? सजीव होती है, यानी कैसी होती है? लिविंग होती है। ठीक है, अच्छा सजीव से मुझे एक चीज और ध्यान आई, मैंने वो जो डॉगी, हाथी, सबका एग्जाम्पल दिया था ना, तो उसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जिसके बेस पर हमें ये पता चला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी क्यों ना, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? सेल। ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं? तो वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। ओके, चलो दो साइंटिस्ट यहाँ पर डन हो गए, तो रॉबर्ट हुक हो गए डन, दूसरा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक इज आल्सो डन। ओके, नेक्स्ट आते हैं इनके बाद। अगले नंबर पर कौन होंगे? तो भैया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्लाइडेन और श्लॉन। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि बात अगर आती है सेल थ्योरी की, है ना, अगर बात आती है सेल थ्योरी की, तो फिर किसका नाम आता है? तो फिर आता है श्लाइडेन एंड श्लॉन। चल हाँ, तो बात किसकी आती है? जब भी बात आती है भैया सेल थ्योरी की, यानी कि कोशिका सिद्धांत की,
तो दो साइंटिस्ट का नाम सबसे पहले आता है, और वो दो साइंटिस्ट कौन है? तो एक का नाम है शॉन और एक का नाम क्या है? श्लाइडर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे श्लाइडन एंड किसके बारे में? शॉन के बारे में। और श्लाइडन और शॉन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने हमें बताया था कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे इनमें से एक ने कहा था कि भाई जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो किसके बने होते हैं? तो वो सब सेल से बने होते हैं। एक ने बोला कि अरे जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, पता वो भी किसके बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। फिर इन दोनों ने सोचा कि हम बात तो वही बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा घुमा के बोल रहे हैं। तुम बोल रहे हो कि ये एनिमल जितने भी होते हैं वो सब सेल से बने, और मैं बोल रहा हूँ प्लांट सारे सेल से बने। तो ये जब इन्होंने थोड़ा सा अपनी थ्योरी लगाई तो इन्हें पता चला कि हम बात लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बताने वाले व्यक्ति कौन रहे थे? तो ये बताने वाले व्यक्ति श्लाइडन एंड शॉन ही रहे थे। सो सेल इज द basic structural and functional unit of life. Cell is the basic structural and functional unit of life. इन्होंने हमें और भी चीजें बताई, जैसे इन्होंने ये बताया कुछ चीजों में ये असफल भी हुए थे भाई, फेल भी हुए थे। इन्होंने एक चीज और बताई कि भाई जो इसमें सेल में न्यूक्लियस होता है ना, सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो मेन क्रिएटर होता है। क्या होता है वो भैया? मेन क्रिएटर होता है। सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो मेन क्रिएटर होता है, ऐसा बताने वाले व्यक्ति थे कौन थे? श्लाइडन एंड शॉन ही थे। इन्होंने एक चीज और बताई कि जो प्रिमिटिव सेल होती है, कौन से सेल होती हैं? जो प्रिमिटिव सेल होती हैं, जो प्रिमिटिव सेल होती हैं उन्हीं से ही क्या होता है? कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण होता है। प्रिमिटिव सेल से ही कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन यानी कि क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन ये चीज बताने में ये क्या हो गए थे भैया? फेल हो गए थे। मतलब ये सिर्फ पूरी तरह से अच्छे तरीके से नहीं बता पाए थे। इन्होंने ये तो बता दिया था कि भैया, एक ने बोला कि एनिमल इज द स्मॉलेस्ट, या एनिमल जो होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ तो बिल्कुल बोल ही सकते हैं, बट इन्होंने बोला कि एनिमल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है। मतलब ये सब लोग किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। तो एक और ने बोला कि भाई प्लांट्स में भी सेम यही है। फिर जब दोनों की बातें उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल सिमिलर ही है, दोनों में कोई अंतर तो ऐसा बड़ा सा लग नहीं रहा है। तो फिर उनको ऐसा लगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इन्होंने एक लाइन ही दी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द नहीं बोलेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाँ हम ये बोल सकते हैं सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल जच जाएगा, क्योंकि सेल जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना सभी के लिए होती है। ये भले ही एक सेल से मिलकर बना हो या बहुत सारी से, लेकिन है तो ये उसी के लिए ही। इन्होंने न्यूक्लियस को मेन क्रिएटर बताया। अगर आपको प्री के टाइम की बात याद होगी तो मैंने न्यूक्लियस ऑलरेडी पढ़ा कर रखा है, नहीं याद है तो अभी मैं वहां पर भी पहुंचूंगी तो वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, इसी के साथ मैंने बताया कि जो प्रिमिटिव सेल होती है, अब इनने थोड़ा सोच विचार किया कि यार ये सेल्स जो हैं, ठीक है इतनी सारी सेल्स बॉडी में है, लेकिन इन्होंने सोचा कि ये सेल्स बन कैसे रही हैं? एक सेल से ही बहुत सारी सेल्स निकल रही हैं, ये बहुत सारी सेल्स बन कैसे रही हैं? तो जब इस पर विचार किया तो इन्होंने पाया कि प्रिमिटिव सेल से ही जो है न्यू सेल्स बनती हैं, बट ये इस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फेल हो गए। फिर एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम क्या है? रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम सुना है आप सभी ने? सुना ही होगा, विर्चो जी का नाम क्यों नहीं सुना होगा? हाँ, तो आते ही अब हम एक और साइंटिस्ट की तरफ जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, हमने देखा रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें क्या दी भैया? मॉडर्न सेल थ्योरी दी। ध्यान रखिएगा, इन्होंने हमें मॉडर्न सेल थ्योरी दी है।
क्या दी है, मॉडर्न सेल थ्योरी। और इन्होंने ही हमें बताया, जैसे इन्होंने हमें क्या दी, मॉडर्न सेल थ्योरी दी, इन्होंने ही हमें बताया। और वो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बताई, तो इन्होंने बताया ओमनीस सेलुला ई सेलुला, ओमनीस सेलुला ई सेलुला, ये बताने वाले साइंटिस्ट ये रहे थे। ओमनीस सेलुला ई सेलुला, ओमनीस का मतलब क्या था, तो इसका मतलब था प्रिमिटिव, यानी कि पूर्व या प्रारंभिक। सेलुला का मतलब क्या होता है, सेल। ई का मतलब होता है टू, एंड अगेन सेलुला का मतलब क्या होता है, सेल। यानी प्रिमिटिव सेल से ही कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन बनता होता है। और ऐसा बताने में सफल कौन हो गए थे, विर्चो जी। तो इन्होंने सेल थ्योरी को एक एडवांस रूप दे दिया था, जिसे हम मॉडर्न सेल थ्योरी के रूप में जानते हैं। अच्छा, ईयर ध्यान रखना, जैसे इसमें ईयर मैंने शायद नहीं लिखा है, ईयर ध्यान रख लेना 1838 39, ओके। और इसका ईयर क्या याद रखोगे, विर्चो का 1855, ओके। कि 1855 में मॉडर्न सेल थ्योरी ओमनी सेलुलर ई सेलुलर आई थी, जिसके तहत, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया था कि प्रिमिटिव सेल से ही बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो बनती है। दैट्स इट। यही हमें चार वो साइंटिस्ट के नाम अभी स्टार्टिंग में जानने थे। ये मैंने आपको आज अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में समझाया है। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं थ्योरी में पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो प्लीज कमेंट करके बताएं, ऑल क्लियर, आवाज आ रही है? क्यों मेरी आवाज आ रही है सबको? पक्का? ये ब्लिंक क्यों हो रहा है? अब ठीक है। चलिए, ओके। सो ऑडिबल है, पर थोड़ी देर बाद नहीं होता, क्योंकि वो जो साउंड वाला होता है ना, यहाँ ये लाइट चल रही थी जो साउंड के लिए हमें इंडिकेशन देती है, वो ब्लिंक हो रही थी। मतलब वो एक इंडिकेशन था कि बस मैं डेड होने वाला हूँ, तो मुझे कुछ खाना पीना खिला दो, तो उसकी बैटरी चेंज की है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सो एक चीज और, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ने के पहले मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी बताना चाहती हूँ, तभी तो समझ में आएगा कुछ, है ना। तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना। जहां पर आज मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले एनिमल सेल के बारे में। किसके बारे में भाई, एनिमल सेल के बारे में, कि ये कैसा दिखाई देता है। जिनको पहले से आता है अच्छी बात है, भैया जिनको नहीं आता है उनको सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज की अब तो मेंस की तैयारी है, तो अब तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि चलो ठीक है ध्यान रख लो बस कितना कितना किस में आ रहा है। अब तो मैं बिल्कुल यही बोलूंगी, हालांकि मैंने कभी ये बोला भी नहीं है किसी चीज को लेकर कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, मैं हमेशा यही कहती हूँ भाई एक बार पढ़ो अच्छे से पढ़ो, है ना। तो चलो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप जो हमारे शरीर की कोशिका है, ये इतनी मोटा ना होती है, तो पतला करो थोड़ा पहले तो, इतनी हेल्दी नहीं होती है। हाँ, ये ओवल शेप में जरूर होती है, ये ऐसी तो होती है ना। और पता है कई बार ना बुक्स में गलत दिया रहता है। एनसीईआरटी ओपन करोगे ना, क्लास 9 का है ये चैप्टर, बहुत सारी मिस्टेक है, आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है।
बट मैं आपको जो बता रही हूँ ध्यान रखो, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जो हमारे शरीर की सेल होती है उसमें सबसे सेंटर में पता है क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस। ये होता है क्या, न्यूक्लियस। और एक और चीज ध्यान में रखो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। और इसके चारों तरफ ऐसा बाहर बिखरा हुआ सा फैला हुआ सा ईआर होता है, जिनके आधे सेक्शन में आपको क्या मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे से डॉट्स। क्या मिलेंगे, जिनके आधे सेक्शन में इस तरह से छोटे छोटे से डॉट्स मिलेंगे। और ये डॉट्स आपको केवल वही नहीं, पूरी सेल में ऐसे बिखरे हुए से फैले हुए से मिले। समझे कि नहीं समझे? चल जल्दी से देखें, जल्दी से मुझे बता दें, है ना, जल्दी से देखें और जल्दी से मुझे बता दें ये चीज, ये समझ में आई? तो कोई नाम छूट ना जाए इसलिए मैं इसको नाम दे दूं, है ना। और रुको जरा, तो ये यहाँ से एरो दे देते हैं इसको, ठीक है। एक एरो में यहाँ निकाल देती हूँ। ये आपको बता रही हूँ हमारा ईआर है, ये भी हमारा ईआर है। छोटे छोटे डॉट्स को भी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, सबसे अंदर क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियोलस मिलेगा, है ना। किस में पाया जाता है, तो भैया ध्यान रखेंगे न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस में ही क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। ये हमारा क्या है, सो दिस इज अवर राइबोसोम, राइबोसोम। अब ऊपर ये दोनों क्या है, तो ये होते हैं हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में हम अंतःप्राद्रव जालिका बोलते हैं, बट आप तो इंग्लिश मीडियम हो तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ध्यान रखिएगा। दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, रफ होता है और एक स्मूथ होता है। तो जिस सेक्शन में ये छोटे छोटे से डॉट्स हैं वो रफ वाला सेक्शन होगा, और जिस सेक्शन में छोटे 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 से डॉट्स नहीं होते वो हमारा स्मूथ वाला सेक्शन होगा। क्लियर? तो जहां छोटे छोटे डॉट्स हैं वो हमारा क्या होगा भैया, रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होगा। क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होगा। और जिस सेक्शन में छोटे छोटे डॉट्स नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो होगा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबके काम बताऊंगी मैं, डोंट वरी। ये इसका क्या होता है, काम होता है। एक मिनट रुकेंगे बस। राइबोसोम। अब और भी सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, पूरी सेल पे ऐसे बिखरा हुआ सा फैला हुआ सा हमारा होता है भैया लाइसोसोम, ठीक है। और क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ऐसे क्या पाए जाते हैं इसी में, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये ऐसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और क्या होगा, गोल्जी कॉय, गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी, ठीक है। और क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े से वैक्यूल्स भी होते हैं, ध्यान रखना, बड़े नहीं मतलब छोटे छोटे ही बोलेंगे। ये इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से ढेर सारे वैक्यूल्स भी होते हैं। ओके, तो ये थी कहानी। चलो इनकी भी नेमिंग कर देते हैं। चलो
कोई चीज छूट जाए आपसे, ना समझ में आए तो पूछ लेना। तो पहले तो मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर जगह मिल गई। और फिर मैं इसकी नेमिंग यहाँ कर देती हूँ, इसकी नेमिंग यहाँ कर देती हूँ, और इसकी नेमिंग यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। चलो जल्दी से करते हैं। तो ये हमारा क्या है भैया, लाइसोसोम, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वैक्यूओल्स। और दिस वन इज अवर माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारा क्या है भैया, गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये हो गया इतना। अब बचा क्या, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी भी बाकी है, जैसे 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 इसको यहाँ पर ऐसे लिया है, सबसे बाहर भाई ये वाला सेक्शन क्या है, तो नाम कहाँ है, कुछ जगह नहीं है। हाँ ये वाला सेक्शन क्या है, और अंदर एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, साइटोप्लाज्म। इस पूरी सेल में होता है, समझा रही हूँ अभी मैं। तो सुनो, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगी हमारी, तो ये हमारी हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। ये हो जाएगी क्या हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो हमने जाना, हमने क्या जाना कि सबसे सेंटर में, ध्यान रखना कि जो हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की सेल होती है, उसमें सबसे सेंटर में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियोलस मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा वो तो मैं जेनेटिकल जो भी सब्सटेंस होते हैं, है ना, वो आपको बताऊंगी। लेकिन अभी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों तरफ बिखरा हुआ सा, फैला हुआ सा ईआर होता है। दो तरीके का होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो दोनों में डिफरेंस ऐसे होता है कि जो रफ वाला सेक्शन होता है उसमें राइबोसोम मिलेंगे, स्मूथ वाले में राइबोसोम नहीं होंगे। इसके अलावा राइबोसोम ऐसे फैले हुए से होते हैं। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा बड़े साइज का आपको लाइसोसोम मिलेगा, आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, आपको वैक्यूल्स मिलेंगे, गोल्जी बॉडी मिलेगा। पूरी सेल में ही आपको एक फैला हुआ सा जेली लाइक सब्सटेंस मिलेगा, जो कि साइटोप्लाज्म होता है। एक ही मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये भी आपको यहाँ पर मिलेगी। दैट्स इट। चलो बता दो, ऑल क्लियर, सेल मेम्ब्रेन इज डन। बोले बोले, जल्दी बोले। सेल मेम्ब्रेन आ गई समझ सबको, तो फटाफट से बता दें। ये सारे सेक्शन हो गए, तो मैं जाने के पहले आपको प्लांट सेल का भी स्ट्रक्चर बना के बता के जाती हूँ, ताकि कल हम सीधे एक एक के काम पढ़ सकें। जी हाँ, इनमें से कुछ आपको मिलेगा सुसाइडल बैग, इनमें से कुछ आपको मिलेगा किचन ऑफ द सेल, इनमें से कुछ आपको पावर हाउस ऑफ द सेल मिलेगा, ब्रेन ऑफ द सेल मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्यों? आपको अभी हमने जब प्री के टाइम पढ़ा था, तो उसमें ऑस्मोसिस हमने नहीं जाना था, हमने डिफ्यूजन नहीं जाना था। सब मिलेगा यहाँ पर इस बार आपको, क्योंकि वो प्री का इतना पार्ट नहीं था। एक तो प्री में वो एक सिंपल सी लाइन तो लिख के दी थी, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर स्पेशली सेल लिखा है, तो सब पढ़ना पड़ेगा, ऑस्मोसिस भी, डिफ्यूजन भी, सब। ठीक है, चलो। और ये पूरी इसी के थ्रू होने वाली प्रोसेस होती है, जानेंगे हम। प्लांट सेल की तरफ आ जाओ, जल्दी से हेडिंग डालते हैं, प्लांट सेल। ठीक है, तो अब क्या करें हम करेंगे ये कि हम लेंगे इसकी हेल्प। हमने लिया इसको ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे, और ये बन भी गया है ना, जो हमने इस प्रकार से बनाया, इस तरह से बनाया, बन भी गया। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, तो वेट 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 वेट, अब हमने इसको ऐसे लिया है, यू, अच्छा इतनी जल्दी नहीं करनी थी मुझको, ये ऐसे लिया है यू, ओके।
तो ये कंफर्म हो गया, इससे नहीं बनेगा, हाथ से ही बनाना होगा। ये जाएगा ऐसे, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये यूं और ये यूं। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर न्यूक्लियस जो मिलेगा ना वो आपको थोड़ा सा कॉर्नर पे मिलेगा यू, और अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। और इसी के साथ आपको यहाँ पर ऐसा फैला हुआ सा क्या मिलने वाला है, ई आर मिलने वाला। ठीक है, जिसके इस आधे सेक्शन पे अगेन क्या मिलेंगे आपको, छोटे छोटे से वो डॉट, जो थोड़े से बड़े हो गए, रुको रुको इतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे से ही होते हैं वो तो ये छोटे छोटे से हमें क्या मिलने वाले हैं, राइबोसोम। ठीक है, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है इसमें, और क्या पाए जाते हैं इसमें, तो पहले इनकी नेमिंग कर लेने तो, वरना छूट गए तो गलती से भी, मैं नहीं चाहती एक आध नाम में मिस हो। तो ये हमारा न्यूक्लियोलस, दिस इज अवर न्यूक्लियस, ये हमारा स्मूथ ईआर, ये हमारा रफ ईआर, ये हमारा वैक्यूल। ठीक है, चलो तो ये हमारा क्या होगा भैया, न्यूक्लियस, ये हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोलस, लियोलस, और ये हमारा क्या होगा, तो ये है हमारा एस ई आर, समझ जाना, स्मूथ ई आर। ये हमारा आर ई आर होगा यानी रफ ई आर होगा। ये हमारे क्या होंगे, वैक्यूल्स होने वाले हैं। ठीक है, और अंदर हमारा क्या होगा, ये मेम्ब्रेन, और ये हमारी क्या होगी, सेल वॉल। ये हमारी क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन, और ये हमारी क्या हो जाएगी, सेल। ठीक है, चलो और क्या बचा है भाई, तो क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं इसमें, जो हमारे में नहीं होते हैं, जैसे सेल वॉल हमारे में नहीं थी, इनके में है, तो वैसे ही। ठीक है, और क्या क्या होते हैं तो सुनो, गोल्जी कॉय भी तो होगा ना, ऐसा गोल्जी कॉय यहाँ, गोल्जी कॉय यहाँ, मतलब गोल्जी बॉडी, और इसी में आपको क्या मिलने वाले हैं भैया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे। चलो इन सबको नाम दे देने दो जरा, ये हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये होगा गोल्जी बॉडी, ये होंगे क्लोरोप्लास्ट, ये होंगे, बस। ठीक है, तो इसे मैं नाम दे रही हूँ गोल्जी बॉडी, और ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट। हालांकि प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, उनमें से क्लोरोप्लास्ट है। इसी के साथ आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया है, सेल मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है, चलो तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी है। साइटोप्लाज्म एक और मैं ऐड कर देती हूँ इसी में, साइटोप्लाज्म थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो ये होगा हमारा साइटोप्लाज्म। चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइबोसोम अभी नहीं हुआ है, राइबोसोम की मीनिंग देख लेते हैं, है ना, पूरी सेल में ये भी तो होता ही है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि इसमें लाइसोसोम नहीं मिलेगा आपको। ओके, क्या नहीं मिलेगा आपको, तो इसमें लाइसोसोम नहीं मिलेगा। तो हमने ये जो नाम दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये है हमारा राइबोसोम, दैट्स इट। यहाँ होता है ये 1, नहीं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो दो एक अलग चीज मिली है, एक तो सेल वॉल मिल गया है, और दूसरा क्या मिला है हमको, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स ना 3 तरीके के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो उनमें से हमने क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर बनाया है। चलो जल्दी से बता दें, आपने भी क्या ये ड्रॉ कर लिया है, तो फिर फिनिश करें इसे।
अगर आपने भी इसे ड्रॉ कर लिया है तो फिनिश करें इसे। तो आज की क्लास, आज की सेशन में बस मुझे आपको यही पूरा बताना था। मुझे आपको बताना था कि हमारा सिलेबस क्या है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो सिलेबस ही है, तो मुझे बस यही बताना था कि भाई हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं। तो मैं पेपर मेंस में पेपर थर्ड पार्ट बी यूनिट 1 पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि भाई इस पूरे पार्ट को मैं कवर करूंगी। फिर मैंने आपको बता दिया कि मैं स्टार्टिंग कैसे करूंगी। हाँ, एक चीज और इसमें रह गई है, और वो ये है कि चैप्टर के बाद इनके मार्किंग के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितना जल्दी हो सके, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन के, वो भी हम करेंगे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट आते हैं, मतलब मैं लिखना आपको बताऊंगी कितना कितना लिखना है। अभी तो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं यहाँ पर, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, वापस से याद दिलाया है, स्ट्रक्चर देख लिया हमने इसका। ये नेक्स्ट क्लास में अब हम इसे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या मैं फिनिश कर सकती हूँ आज की ये क्लास? जाते जाते एक टिप देकर जाना चाहती हूँ आज की क्लास में। प्लीज डेली के डेली नोट्स बनाना, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखो, प्री में तो आप फिर भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर सकते थे, जो कि हम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो कर दिया एक आध क्वेश्चन में। लेकिन मेंस में आप ये कर ही नहीं सकते, आपको पूरा लिखा हुआ आना चाहिए। आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज बहुत अच्छे से आती है, लिटरली ये चीज होती है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं ना तो दिमाग ही नहीं चलता, वर्ड्स ही नहीं रहते। ये आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हमें आता है लेकिन जब हम लिखने जाते हैं तो वर्ड से, तभी तो हमें बार बार रिटर्न जो है प्रैक्टिस करनी होती है। लिखना क्यों सिखाया जाता है आपको मेंस के अकॉर्डिंग? मेंस में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने को, राइटिंग करने को क्यों बोला जाता है? क्यों? ताकि आप अपने दिमाग को जितना ज्यादा ओपन करके आंसर लिख सको उतना ज्यादा बेटर होगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन आने इन्हीं सब में से, घुमा फिरा के आने। अब प्रश्न ये है कि अगर घुमा फिरा के आएंगे, कम नंबर में पूछ रहे हैं तो कितना लिखना है, वही चीज ज्यादा नंबर में पूछ रहे हैं तो किस लेवल तक का लिख सकते हैं, ये सब, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपके पीछे टीचर भागते रहते हैं कि भैया ऐसे लिख लो, वैसे लिख लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना। तो अभी तो आप किसी बुक से मत पढ़िएगा। बुक का भी अगर मैं सजेशन दूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम बुक भी बता दीजिए मेंस के लिए, अभी कोई बुक नहीं, पहले आप इसी से पढ़िए। मैं किन चीजों से पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी एनसीईआरटी तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा डिटेल में आपकी एस चंद की बुक होती है सीबीएसई की। एनसीईआरटी तो आप समझ ही पा रहे होंगे, लेकिन एनसीईआरटी से भी ज्यादा डिटेल में एस चंद आती है, तो मैं उससे पढ़ा रही हूँ उसमें। अच्छा हाँ, जैसे आप तो इंग्लिश मीडियम हो ना, तो इंग्लिश मीडियम में तो उतनी एरर नहीं मिलेगी, फिर भी एनसीईआरटी में बहुत, हाँ हिंदी मीडियम में ज्यादा एरर होती है, इंग्लिश मीडियम में इतनी नहीं। लेकिन एस चंद की बुक और भी ज्यादा डिटेल में होती है, जो उसमें इतनी एरर नहीं है ना। हमें ऐसी बुक से ही पढ़ना होता है जो एरर कम, एरर जिसमें बहुत कम, और बहुत कम बिल्कुल माइनर वाली, वो एस चंद ही है। तो हमें उससे भी डिटेल में जाकर, तो मैंने उससे प्रॉपर आपको नोट्स बना बना कर ही पढ़ाऊंगी, मेरे पास ऑलरेडी है सारी चीजें, तो एक एक करके हम इसे ही जानेंगे। तो फिनिश कर देते हैं आज की क्लास को, है ना। बुला लेते हैं भैया हम किसी को कि आके हमारी कक्षा को समाप्त कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को इसे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, 2 से 3 बार आप इसे ड्रॉ करिएगा, आपको चीजें बनने लगेंगी। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार भी ड्रॉ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है उसकी, बनाना तो आना चाहिए ना। चलो, तो फिनिश करते हैं आज की क्लास। थैंक यू क्लास।